हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 8 ज्योग्राफी चैप्टर 4 के कुछ क्वेश्चन आंसर्स। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं, डिस्कस करते हैं हमारे कुछ क्वेश्चन आंसर्स। व्हाट इज़ एग्रीकल्चर? पहला क्वेश्चन है हमारा कि एग्रीकल्चर क्या है। ठीक है, एग्रीकल्चर इज़ ए प्राइमरी एक्टिविटी। जैसा कि आप सब जानते हैं, ये हमारी प्राइमरी एक्टिविटी के अंदर आती है एग्रीकल्चर। दैट इंक्लूड, ये क्या करता है? इंक्लूड करता है ग्रोइंग क्रॉप्स, फसलों को उगाना, वेजिटेबल उगाना, फ्रूट उगाना और फ्लावर्स लगाना, एंड रियरिंग लाइव स्टॉक्स। ठीक है, पशुपालन करना। एग्रीकल्चर इज़ ए प्राइमरी एक्टिविटी। हमारा जो कृषि मतलब खेती बाड़ी जो है, एग्रीकल्चर जो है, ये हमारी प्राइमरी एक्टिविटी कहलाती है। एज इट इज़ कनेक्टेड विद द एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, क्योंकि ये कनेक्ट होती है किससे? निष्करण से, एक्सट्रैक्ट करने से, और नेचुरल रिसोर्सेज मीन्स प्राकृतिक संसाधनों को बनाने से, प्रोडक्शन उनके करने से। ठीक है, तो हमारा ये कहलाता है एग्रीकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग एग्रीकल्चर। आपको कुछ ऐसे फैक्टर्स को बताना है जो हमारे एग्रीकल्चर मीन्स खेती बाड़ी को क्या करते हैं? इन्फ्लुएंस करते हैं। द फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस एग्रीकल्चर, वो फैक्टर जो हमारे एग्रीकल्चर को इन्फ्लुएंस करता है, प्रभाव डालता है, ठीक है, उनको इन्फ्लुएंस करता है। इंक्लूड सॉइल, क्लाइमेट, टोपोग्राफी, पॉपुलेशन एक्सेट्रा। मीन्स कि वो फैक्टर जो हमारे एग्रीकल्चर को अफेक्ट करता है, इन्फ्लुएंस करता है, वो सब क्या इंक्लूड करता है? मिट्टी, वातावरण, टोपोग्राफी मीन्स किसी पर्टिकुलर एरिया की फिजिकल जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है उनको हम टोपोग्राफी कहते हैं। तो वो भी हमारे एक फैक्टर होता है जो एग्रीकल्चर को इफेक्ट डालता है, इन्फ्लुएंस करता है। साथ ही साथ वहाँ की कैसी पॉपुलेशन है, मीन्स कि वहाँ का कैसा जनसंख्या है, आबादी कैसी है। ठीक है, ये सारे फैक्टर जो है हमारे एग्रीकल्चर पे इन्फ्लुएंस डालते हैं। दैन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज शिफ्टिंग कल्टीवेशन। अब शिफ्टिंग कल्टीवेशन, शिफ्टिंग खेती क्या होती है? व्हाट आर इट्स डिसएडवांटेज, इसके क्या नुकसान है, डिसएडवांटेज क्या है? शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज ऑल्सो नोन एज स्लैश एंड बर्न कल्टीवेशन। जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है, खेती जो होती है, उसको हम स्लैश और बर्न कल्टीवेशन के नाम से भी जानते हैं। इज ए टाइप ऑफ अ फार्मिंग, ये एक तरह का फार्मिंग एक्टिविटी है जो इन्वॉल्व करता है क्लियरिंग ऑफ ए लैंड प्लॉट, किसी ज़मीन के प्लॉट को क्लियर करना इन्वॉल्व करता है। बाय कटिंग डाउन ट्री, किसके थ्रू? हम वहाँ के ट्रीज को कट करेंगे एंड बर्न दैम, और उसको जला देंगे उस जगह को। द एशेस आर देन मिक्सड, और उसके जो ऐश होंगे, जो उसकी राख होगी, वो क्या होगी? फिर उसमें मिक्स हो जाएगी मिट्टी के साथ विद द सॉइल एंड क्रॉप्स, जो वहाँ की फसलें हैं और वहाँ की जो क्रॉप्स है वो क्या हो जाएंगी? वो ग्रो कर जाएंगी। आफ्टर द लैंड हैज़ लॉस्ट इट्स फर्टिलिटी, जब उस जमीन की अपनी उपजाऊ शक्ति, फर्टिलिटी जो है वो खो जाती है, लॉस्ट हो जाती है, इट इज़ अबेंडेंड, वो ख़राब हो जाता है, पूरी तरीके से बर्बाद हो जाता है। द फार्मर देन मूव टू अ न्यू प्लेस, तो तब जाके जो हमारे कृषि होते हैं, फार्मर होते हैं, उनको दूसरी नई जगह पर मूव करना पड़ता है। डिसएडवांटेज ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन, अब इसके डिसएडवांटेज क्या है? लीड्स टू डिफॉरेस्टेशन, इससे क्या होता है? पेड़ की कटाव ज़्यादा होती है, डिफॉरेस्टेशन हो जाता है। लॉस ऑफ फर्टिलिटी ऑफ ए पर्टिकुलर लैंड, इससे क्या होता है? किसी एक लैंड की जो है वो उपजाऊ शक्ति खत्म हो जाती है, खो जाती है। लीड्स टू सॉइल इरोजन, सॉइल की दुर्दशा का एक जरिया हो जाता है ये। बर्निंग ऑफ ए ट्री कॉजेज एयर पॉल्यूशन, अगर हम अपने पेड़ों को जलाते हैं तो इससे एयर पॉल्यूशन भी होता है। इनसफिशिएंट कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स मीन्स कि सही मात्रा में जो खेती नहीं होती है फसल की फॉर अ लार्ज पॉपुलेशन, बड़े पैमाने पे जो हमारी जनसंख्या है उनके लिए सफिशिएंट कल्टीवेशन खेती नहीं हो पाती है फसल की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज प्लांटेशन एग्रीकल्चर। अब हमारा प्लांटेशन एग्रीकल्चर क्या है? प्लांटेशन आर ए टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग, ये एक कमर्शियल फार्मिंग होती है, ठीक है, व्यापार के लिए होता है। वेयर सिंगल क्रॉप्स ऑफ टी, कॉफ़ी, शुगर केन, कैश्यू, रबर, बनाना और कॉटन आर ग्रोन। यहाँ पे किसी एक सिंगल क्रॉप को ही वहाँ पे ग्रो किया जाता है, पैदा किया जाता है, जैसे चाय हो, कॉफ़ी हो, गन्ना हो, काजू हो, रबर हो, केला हो या हमारे कॉटन हो। ये सारे इन सारी चीज़ों में से किसी एक ही चीज़ को उस पर्टिकुलर जगह पे उगाया जाता है, क्योंकि ये एक कमर्शियल फार्मिंग के लिए होता है, व्यापार के लिए होता है। लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड कैपिटल आर रिक्वायर्ड, यहाँ पे लार्ज अमाउंट में कैपिटल रिक्वायर होता है, ज़रूरी होता है। दे प्रोवाइड मे बी प्रोसेस्ड ऑन द फार्म, ये जो है यहाँ पे प्रोड्यूस करता है,
प्रोसेस को मतलब ये प्रोड्यूस करता है प्रोसेस ऑन द फार्म में, ताकि वो प्रोसेस कर सके इटसेल्फ अपने से ही, और इन नियर बाई फैक्ट्रीज या फिर अपने आसपास की फैक्ट्रीज से। द डेवलपमेंट ऑफ ए ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, जिस वजह से हमारे ट्रांसपोर्ट का जो नेटवर्क डेवलप हुआ, इज़ दस एसेंशियल फॉर सच फार्मिंग, इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा इसके लिए इम्पॉर्टेंट था इस तरह के फार्मिंग के लिए। मेजर प्लांटेशन आर फाउंड इन ट्रॉपिकल रीजन, इस तरह के जो मेजर प्लांटेशन होते हैं वो कहाँ हमें देखने को मिलते हैं? ट्रॉपिकल रीजन्स हमारे वर्ल्ड के अंदर जहाँ जाएँ वहाँ पे। रबर इन मलेशिया, जैसे मलेशिया में आप रबड़ को देखोगे। कॉफ़ी इन ब्राज़ील, ब्राज़ील में आप कॉफ़ी देखोगे, वहाँ पर प्लांटेशन होती है। इंडिया में चाय की, टी की, और श्रीलंका में भी चाय की होती है। तो ये सब कुछ एग्जांपल्स है जहाँ आपको देखने को मिलता है हमारे किसी एक पर्टिकुलर क्रॉप के प्लांटेशन की। नेम द फाइबर क्रॉप्स एंड नेम द क्लाइमेट कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर देयर ग्रोथ, कुछ ऐसे फाइबर क्रॉप्स के नाम बताइए और उनके क्लाइमेट कंडीशन के बारे में बताइए जो उनको ज़रूरी है ग्रो करने के लिए। जैसे अब कुछ फाइबर हो गए, जैसे जूट, कॉटन, ये दोनों हमारे क्या हैं? फाइबर क्रॉप हैं। द क्लाइमेट कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर देयर ग्रोथ, इन दोनों के लिए जिस तरह का हमको वातावरण की ज़रूरत होती है, क्लाइमेट की परिस्थितियों की, वातावरण की परिस्थिति की जो रिक्वायरमेंट होती है, ज़रूरत होती है कि वो ग्रो करे। ऑफ जूट आर हाई टेम्परेचर, जूट को क्या चाहता है? बहुत ज़्यादा टेम्परेचर और हैवी रेनफॉल चाहता है और हाई ह्यूमिडिटी चाहती है। सिमिलरली फॉर द ग्रोथ ऑफ कॉटन, साथ ही साथ जो है ग्रोथ, कॉटन की जो ग्रोथ होती है उसके लिए भी हमें हाई टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, लेकिन लाइट रेनफॉल, कम रेनफॉल, बारिश की ज़रूरत पड़ती है, पर उसको ब्राइट सनशाइन, धूप अच्छी खासी की ज़रूरत पड़ती है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज टिक द करेक्ट आंसर। हॉर्टिकल्चर मीन्स, हॉर्टिकल्चर का क्या मतलब है? ग्रोइंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, प्रिमिटिव फार्मिंग, या फिर ग्रोइंग ऑफ वीट्स। क्या हो सकता है? क्या फ्रूट्स एंड वेजिटेबल जो होता है वो हॉर्टिकल्चर होता है? हाँ, हॉर्टिकल्चर का मतलब होता है ग्रोइंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, प्रिमिटिव फार्मिंग नहीं होता है, और ग्रोइंग ऑफ वीट को उगाना भी हमारा हॉर्टिकल्चर नहीं कहलाता। गोल्डन फाइबर रेफर्स टू, जो हमारा सोने का फाइबर होता है, गोल्डन फाइबर जिसको हम कहते हैं, सोने का रेशा जिसको कहा जाता है, वो क्या होता है? चाय होता है, कॉटन होता है, या जूट होता है? तो हमारा जूट होता है। लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी, कॉफ़ी के कौन सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है कॉफ़ी को? ब्राज़ील, इंडिया, या रशिया? तो ब्राज़ील करता है। गिव रीज़न, अब हमें कुछ क्वेश्चंस दिए, उनके रीज़न देना है। इन इंडिया एग्रीकल्चर इज़ अ प्राइमरी एक्टिविटी, क्या इंडिया के अंदर एग्रीकल्चर जो है वो प्राइमरी एक्टिविटी है? एग्रीकल्चर इज़ अ प्राइमरी एक्टिविटी, एग्रीकल्चर खुद ही एक प्राइमरी एक्टिविटी है। बिकॉज मैनी रीजन इन इंडिया मीन्स, क्योंकि इंडिया के अंदर बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे फर्टाइल लैंड है, उपजाऊ जो ज़मीनें हैं, दैट इज़ फेवरेबल फॉर एग्रीकल्चर, जो कि वो फेवरेबल हैं, उनके फेवर में है एग्रीकल्चर के। 2/3 ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन मीन्स 2/3 जो इंडिया का आबादी है स्टिल डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर, वो आज भी एग्रीकल्चर पे ही, खेती पे ही जो है वो डिपेंड करता है। दिस इज़ मेनली, क्योंकि ये ऐसा है क्योंकि बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ लिटरेसी, क्योंकि वहाँ पे जो नॉलेज है, जो पढ़ाई है, वो अभी भी वहाँ पे कमी है अमॉन्ग द पीपल के बीच में उन लोगों को इतनी नॉलेज नहीं है। हैंस इंडिया बीइंग अ डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री, इसलिए जो इंडिया है वो काफ़ी ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री माना जाता है। मीन्स आबादी के मामले में वो सबसे ज़्यादा आबादी से भरा हुआ देश जाना जाता है। एंड रिक्वायर्स लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ फूड फुलफिल द पीपल नीड, इसलिए वहाँ पे ज़रूरी होता है कि बड़े पैमाने पे खाने का प्रोडक्शन किया जाए ताकि उस जगह रहने वाले सारे लोगों की नीड्स को फुलफिल किया जा सके, सारी ज़रूरतों को पूरा किया जा सके। नेक्स्ट इज डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन डिफरेंट रीजन, अलग अलग तरीके के फसलें अलग अलग जगह क्षेत्रों में उगाए जाते हैं। डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन डिफरेंट रीजन, अलग अलग तरह की फसल को हम ग्रो करते हैं अलग अलग रीजन में, क्योंकि ग्रोइंग द क्रॉप्स, जो
फसल की ग्रोइंग होती है, बढ़ता है जब, डिपेंड ऑन अ फैक्टर, वो डिपेंड करता है फैक्टर्स पे, जैसे फेवरेबल टोपोग्राफी ऑफ सॉइल, मीन्स कि वहाँ की जो मिट्टी है उसकी जो फिजिकल कैरेक्टर है वो उस पर्टिकुलर क्रॉप पे फेवरेबल होगी, उसके लिए सूट करेगी। डिमांड ऑफ प्रोड्यूस, जो भी वहाँ प्रोड्यूस किया जा रहा है उसकी डिमांड अगर ज़्यादा है तो वो भी वही क्रॉप जो है वहाँ पे उगाया जाएगा। टाइप ऑफ क्लाइमेट, क्लाइमेट के ऊपर भी डिपेंड करता है कि किस जगह पे कौन सी क्रॉप्स उगाई जाएगी। अमाउंट ऑफ रेनफॉल, वहाँ बारिश कैसी है उस पर भी डिपेंड करता है। टेक्नोलॉजी और लेबर, वहाँ पे कैसी टेक्नोलॉजी यूज़ की जा रही है और लेबर यूज़ किए जा रहे हैं, ये भी डिपेंड करता है कि वहाँ पे कैसे डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स को उगाया जाएगा अलग अलग क्षेत्रों में। ठीक है, डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिस्टिंग्विश बिटवीन बताना है प्राइमरी एक्टिविटी एंड टर्सरी एक्टिविटी। तो प्राइमरी मीन्स प्राथमिक जो गतिविधियां हैं और जो हमारी तृतीय जो गतिविधियां हैं उनके बारे में हमें डिफरेंस बताना है। तो प्राइमरी एक्टिविटीज़ आर रिलेटेड टू प्रोडक्शन, प्राइमरी एक्टिविटी जो है वो ज़्यादातर प्रोडक्शन से रिलेटेड होती है, एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, और जो हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं उनके निष्करण से, उनको निकालने से रिलेटेड होती है। सच एज, जैसे कि फिशिंग, एग्रीकल्चर, माइनिंग, फिशिंग करना, एग्रीकल्चर करना, खेती करना, और खदान, माइनिंग करना, खुदाई करना। वेयर टर्सरी एक्टिविटी, दूसरी जगह जो हमारी टर्सरी एक्टिविटी होती है, आर दोज दैट प्रोवाइड सपोर्ट टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर, और ये जो होती है टर्सरी एक्टिविटी, ये क्या है, ये प्रोवाइड करती है सपोर्ट। ठीक है, ये सपोर्ट प्रोवाइड करती है हमारे प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर दोनों को इन कैरिंग आउट देयर एक्टिविटीज़, ताकि वो अपनी एक्टिविटीज़ को कैरी आउट कर सके, बाहर ला सके, लाइक ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग एक्सेट्रा। ट्रांसपोर्ट करने के लिए, आप उगाओ कुछ भी, आप प्रोडक्शन करो, आप एग्रीकल्चर करो, पर उसको पर्टिकुलर मार्केट में ले जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन की तो ज़रूरत पड़ेगी ना, तो उसके लिए क्या होगा, हमारा हेल्प कौन करता है, तीसरा एक थर्ड टर्सरी एक्टिविटी करता है। अच्छी खाद, अच्छी फर्टिलाइज़र लेने के लिए आपको बैंक से लोन लेना पड़ेगा, तो बैंक क्या सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो मीन्स एक तरह से टर्सरी एक्टिविटी जो होती है वो सर्विस प्रोवाइड करती है। ठीक है, हमारे पहले और दूसरे दोनों सेक्टर्स को। सब्सिस्टेंस फार्मिंग और इंटेंसिव फार्मिंग, सब्सिस्टेंस फार्मिंग इज अ टाइप ऑफ फार्मिंग, सब्सिस्टेंस फार्मिंग जो है हमारा एक टाइप ऑफ फार्मिंग होता है दैट द फार्मर प्रैक्टिसेस, जो कि फार्मर के द्वारा किया जाता है टू मीट द नीड ऑफ हिज फैमिली, ताकि वो अपने परिवार की ही जो है वो नीड को पूरी कर सके। मीन्स कि सिर्फ अपनी ज़रूरतों को पूरी करने के लिए जो फार्मर वहाँ पे फार्मिंग करता है जितने भी अमाउंट में, वो सिर्फ उसके बेसिक नीड को फुलफिल करने के लिए। द कल्टिवेशन ऑफ ए क्रॉप इज़ डन फॉर पर्सनल कंजम्पशन, ये यहाँ पे जिस तरह की खेती होती है फसल की, वो सिर्फ अपने खुद के कंजम्पशन के लिए, अपने खुद के यूज़ के लिए किया जाता है। इट इन्वॉल्व अ लो टेक्नोलॉजी, यहाँ पे लो लेवल की, कम मतलब रेट की जो है वो टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाता है। एंड हाउस होल्ड लेबर मीन्स घर में ही रिलेटेड जो हमारे रिलेटिव्स होते हैं वो लेबर की तरह वहाँ पे काम करते हैं ताकि वो स्मॉल आउटपुट कर सके। इन इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, पर जो इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर में होता है, द फार्मर कल्टिवेट, यहाँ पे फार्मर खेती करता है एक स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड पर यूजिंग सिंपल टूल्स, सिंपल टूल्स का यूज़ करके वो छोटे से लैंड पे प्लॉट पर अपना वहाँ पे खेती करता है। एंड मोर लेबर, ज़्यादा लेबर के साथ। राइस, व्हीट, मेज, पल्सेस एंड ऑयल सीड्स आर द क्रॉप ग्रोन इन दिस टाइप्स ऑफ फार्मिंग, ज़्यादातर इस तरह के फार्मिंग में फसलें कौन कौन सी होती हैं, चावल, आटा, व्हीट मीन्स गेहूँ, मेज, पल्सेस दाल, ऑयल सीड्स वगैरह यहाँ पे उगाए जाते हैं। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर इज प्रीवेलेंट इन द थिकली पॉपुलेटेड एरिया ऑफ द मानसून रीजन, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर जो होता है वो ज़्यादातर थिकली, जहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पे आबादी वाला एरिया होता है वहाँ होता है, और मॉनसून एरिया में, बारिश वाले क्षेत्रों में होता है। फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन द लाइफस्टाइल ऑफ द फार्मर इन द यूएसए एंड इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ पिक्चर्स कलेक्टेड फ्रॉम मैगजीन्स, बुक्स, न्यूज़पेपर्स एंड द इंटरनेट। आप डिफरेंस फाइंड करो। ठीक है, लाइफस्टाइल के बारे में, मतलब जीवन शैली जो है हमारे फार्मर्स की यूएसए में कैसी है और इंडिया में कैसी है, ऑन द बेसिस ऑफ पिक्चर के बेस पे जो आप कलेक्ट करोगे मैगजीन, बुक, न्यूज़पेपर और इंटरनेट से।
द लाइफस्टाइल ऑफ इंडियन फार्मर, एक इंडियन फार्मर की भारतीय कृषि की जो लाइफस्टाइल होगी, जीवन शैली होगी, इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ फार्मर इन द यूएसए। वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होगी किससे? हमारे यूएसए के कृषि से। यूएसए इज़ अबाउट 250 हेक्टेयर। यूएसए में क्या है, 250 हेक्टेयर्स होते हैं। एंड इंडियन फार्मर लिव्स इन हाउस बट अमेरिकन फार्मर लिव्स इन द फार्म। हमारे जो इंडियन के फार्मर्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो रहते हैं कहाँ पे? इंडियन फार्मर कृषि जो होते हैं वो अपने घरों में रहते हैं, पर जो अमेरिकन फार्मर्स होते हैं कृषि होते हैं वो फार्म वगैरह में रहते हैं। अ फार्मर इन इंडिया अप्लाइज हिज ओन एक्सपीरियंस, एक फार्मर जो है इंडिया का वो क्या करता है, अपने खुद के एक्सपीरियंस को अप्लाई करता है अब किसी भी काम में। एंड एडवाइस ऑफ अदर फार्मर्स, साथ साथ एडवाइस लेता है दूसरे फार्मर से, अपने बड़ों से, ताकि वो अपनी फार्मिंग की जो भी गतिविधियां प्रैक्टिसेस हैं, काम है, उसको कर सके। बट अ फार्मर इन द यूएसए, पर जो यूएसए का फार्मर होता है, गेट इज सॉइल टेस्टेड इन लेबोरेटरीज, वो क्या करता है, अपने सॉइल्स, मिट्टी को जो ले जाता है लेबोरेटरी में टेस्ट कराता रहता है, टू एसेस द न्यूट्रिशन ऑफ द सॉइल, ताकि वो हमेशा अपने इस मिट्टी को न्यूट्रिशन से भरपूर रखे, देखता रहे, जांचता रहे। एंड इंडियन फार्मर डज नॉट नो ऑफ एनी टेक्निकल एडवांसमेंट्स, और हमारी जो इंडिया के जो कृषि हैं उनको इस तरह के किसी भी टेक्निकल एडवांसमेंट का उनको नॉलेज नहीं है, वो जानते नहीं है। वेयर अ फार्मर इन द यूएसए, यूएसए का कोई कृषि होगा, हैज़ अ कंप्यूटर विच इज़ लिंक टू द सैटेलाइट, उसके पास ऐसे फीचर होंगे जो उसके पास कंप्यूटर होगा जो सैटेलाइट से लिंक होगा। इन कंपेरिजन टू एन इंडियन फार्मर, जो हमारी इंडियन फार्मर होगी और अमेरिकन फार्मर इज़ मच मोर एडवांस इन एवरी एस्पेक्ट। तो हमारे जो इंडियन फार्मर है और जो अमेरिकन फार्मर है, हमारे इंडियन फार्मर से रिलेटेड मतलब कंपैरिजन में अमेरिकन फार्मर जो है वो ज़्यादा एडवांस होता है हर एस्पेक्ट्स पे। ठीक है। फॉर फन, क्रॉस द क्रॉसवर्ड पजल विद द हेल्प ऑफ गिवन क्लू। क्रॉप दैट नीड वेल ड्रेन फर्टाइल सॉइल, वो फसल जो जिसको ज़रूरत होती है वेल ड्रेन फर्टाइल सॉइल की, मॉडरेट टेम्परेचर की, मतलब समान वातावरण की, और लॉट ऑफ सनशाइन, बहुत सारे धूप की। ठीक है। ऐसा कौन सा क्रॉप होता है? मेज। इंक्रीजिंग प्रोडक्शन, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए थ्रू यूज़ ऑफ HYV शीट्स, किसके यूज़ करके? HYV शीट्स का, केमिकल फर्टिलाइज़र का और पेस्टिसाइड्स का यूज़ करके हम क्या करेंगे? ग्रीन रेवोल्यूशन लाते हैं। ठीक है। अपनी एग्रीकल्चर में हम ग्रीन रेवोल्यूशन लाते हैं। यूएसए, कनाडा, रशिया, ऑस्ट्रेलिया आर मेजर प्रोड्यूसर ऑफ दीज क्रॉप्स। यूएसए, कनाडा और रशिया किस चीज़ के मेजर प्रोड्यूसर हैं? क्रॉप के, किस तरह के फसल के? व्हीट के। टाइप ऑफ फार्मिंग टू मीट फैमिली नीड्स, किस तरह की फार्मिंग ऐसी होती है जो सिर्फ अपने परिवार की ज़रूरतों को पूरी करने के लिए की जाती है? सब्सिस्टेंस। रियरिंग ऑफ एनिमल फॉर सेल्स, पशु पालन करना, पशुओं को पालना ताकि सेल कर सके, वो क्या होता है? लाइव स्टॉक। ग्रोइंग ग्रैप्स फॉर वाइन, अंगूर उगाना वाइन के लिए, इसको हम विटिकल्चर कहते हैं। कोर्स ग्रेन आर ऑल्सो कॉल्ड, जो हमारे मोटे दाने होते हैं, मोटा अनाज जो होता है उसको हम क्या कहते हैं? मिलेट। कल्टीवेशन इन्वॉल्व सेल्स एंड बर्न, कल्टीवेशन खेती जो इन्वॉल्व करता है स्लैश एंड बर्न, उसको किस तरह का कल्टीवेशन कहते हैं? शिफ्टिंग कल्टीवेशन। ग्रोइंग द क्रॉप्स, फसल उगाना, फ्रूट एंड वेजिटेबल उगाना, ये क्या होता है? एग्रीकल्चर कहलाता है। टी एंड कॉफ़ी, शुगर केन एंड रबर आर ग्रोन इन प्लांटेशन, चाय, कॉफ़ी, शुगर केन, रबर, ये सब कहाँ ग्रो होते हैं? प्लांटेशन में होते हैं। रिक्वायर्ड 210 फर्स्ट फ्रीज डेट, 210 ठंडी मुक्त दिन जो है वो ज़रूरत पड़ती है किसके लिए ग्रो करने के लिए? कॉटन को ग्रो करने के लिए। ग्रोइंग ऑफ फ्लावर, फ्लावर को ग्रो करने के लिए क्या होगा? हॉर्टिकल्चर मीन्स बागबानी। ऑल्सो कॉल्ड गोल्डन फाइबर, किसको हम गोल्डन फाइबर कहते हैं? सुनहरा रेशा, जूट को। ऑल्सो नोन एज पैडी, पैडी किसको कहते हैं? राइस को। एक्टिविटी कंसर्न विथ एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ऐसी कौन सी एक्टिविटी है जो कंसर्न है हमारे निष्कर्षण से, मीन्स एक्सट्रैक्शन, निकालने से नेचुरल रिसोर्सेज को? प्राइमरी एक्टिविटी। ठीक है। तो ये रहा आपका पज़ल जिसको मैंने आपको सॉल्व करा दिया, तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको फिल कर सकते हो। ठीक है।
एंड थैंक यू सो मच। अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई क्वेरीज होंगी, कोई भी दिक्कत होगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच।